सभी दोस्तों को सलाम पहुंचे। मैं हूं वाहिद नसीम और लेकर हाजिर हूं आपका पसंदीदा प्रोग्राम बिहाइंड द कर्टन। बिहाइंड द कर्टन में थोड़ी थोड़ी सी पर्दे के पीछे की बात करेंगे, मगर आज मैं आपको ताजा खबरों से अपडेट कर देता हूं। यूक्रेन में इस वक्त क्या चल रहा है, गाजा में क्या हो रहा है और इसराइल का क्या हुआ, नेतन्याहू रात भर किस मुसीबत में मुब्तला रहा, इन तमाम चीजों पर थोड़ी थोड़ी एक नजर डाल लेते हैं। और समझौते की बात चल रही है जिसमें अमेरिका, कतर और स्टेक होल्डर जो इजराइल की तरफ से वो शामिल है। कतर में बंधक समझौते की बात चल रही है, यानी युद्ध विराम समझौते की बात चल रही है। अमेरिका अपनी आखिरी कोशिश में लगा है कि वो किसी तरीके से ये जो इस वक्त जरूरी हो गया है कि किसी तरह मामले को कुछ दिनों के लिए युद्ध विराम के बहाने टाला जाए, जिससे अपनी अमेरिकी पॉलिसी को अमेरिका कुछ चेकआउट कर ले और उसका रिवीजन कर ले। क्योंकि इजराइल के पैर उखड़ चुके हैं और इजराइल के पैर उखड़ने का कारण जो है दो तरफा है। दोस्तों सीधी सीधी बात ये कहें कि हम सिर्फ जो है जो बंधक मृतक आए हैं उनकी लाशों को देखने के बाद ही पूरा इजराइल उमड़ा है, ऐसा नहीं है, बल्कि पूरा इजराइल पहले से ही सड़कों पर है। और ये कल का घटना तो बड़ी खतरनाक थी, जहां पर बीबी यानी नेतन्याहू के घर के सामने लोग जो है जमा थे, भारी भीड़ जमा थी। उसने रोने की नौटंकी की, रोने की कोशिश की कि भाई ये मर गए हैं तो मैं इसके लिए आप लोगों से माफी मांगता हूं, मेरा दिल उजड़ गया है, फला फला। और उसके बाद उसने फिर वही बात दोहराई कि मैं युद्ध का तो अंत नहीं चाहता और मैं जो एक मोर्चा है उसको तो खाली नहीं करूंगा। कुल मिलाकर बात वही जो हमारी नॉर्थ इंडिया में कही जाती है कि पंचों की बात सर माथे पे, मगर पतराला वहीं पड़ेगा। तो वो अपनी जिद पर अड़ा हुआ है, यानी रो भी रहा है, नौटंकी भी कर रहा है, उसके बावजूद लोग उसके गिरबान पकड़ने के लिए दौड़े, उस पर हमला करने के लिए दौड़े। यानी सिक्योरिटी बहुत टाइट थी। हो सकता है जनता उसको उठाकर उसका मुसलोनी बना चुकी होती रात को, मगर संभावना अभी बची हुई। दोस्तों जो इस वक्त चल रहा है, किसी भी तरीके से उस युद्ध को कुछ दिनों के लिए रोक दिया जाए, क्योंकि यूक्रेन के अंदर भी पूरी तरह अमेरिका फंस चुका है। लावरोव का बयान है कि 50 देशों ने मिलकर यूक्रेन रूस के खिलाफ जंग लड़ी हुई है और जो यूक्रेन के मोर्चे पर इकट्ठा मौजूद है। तो दोस्तों ये जो मौजूदगी है, 50 देशों का नाम लावरोव ने लिया है। यानी बड़ी सीधी बात है कि 50 देश एक तरफ और रशिया एक तरफ चुनाव मतलब युद्ध लड़ रहा है। मगर आज जो उनका ऑफिशियली अनाउंसमेंट है वो है कि 9,200 अभी तक जो यूक्रेन में रूस के अंदर यूक्रेन के जरिए घुसे थे उनमें से एलिमिनेट कर दिए हैं रशिया ने। टोटल की संख्या तो बताई गई थी पहले 10,000 ही, 9 उनमें से एलिमिनेट किए जा चुके हैं। मगर अभी नाटो के और इधर उधर के जो है वहां पर लड़ाके पहुंचते रहेंगे। उसी मैदान में जो है कोशिश करेंगे कि वो रशिया का कुछ हिस्सा अपने कब्जे में रख सके। मगर एक पॉलिसी के तहत धीरे धीरे यूक्रेन को वहां से खदेड़ रहा है, या यूक्रेन में जो कॉन्ट्रैक्ट या जो मिलिशिया वहां पर पहुंची हुई है उसको खदेड़ने का काम और एलिमिनेट करने का काम रशिया कर रहा है, अपने तरीके से कर रहा है। अब मजबूरी ये आ गई है कि जर्मनी, अमेरिका, ये तमाम लोग चाहते हैं कि कोई और तैयारी की जाए और तैयारी करके लंबी दूरी की मिसाइलों से बड़े हमले रशिया के ऊपर करवाए जाए, ताकि रशिया से पीछा छूट सके। जो ब्रिक्स का समिट होने जा रहा है अक्टूबर में कजान में, कजान ततारिस्तान, अब तो वो स्टेट है, पहले कभी वो देश हुआ करता था। तो मेरे ततार और ततारिस्तान और कजान का नाम लेने के चेहरे की मुस्कुराहट के पीछे भी एक कहानी है, उसे छोड़ते हैं अभी फिलहाल। मगर ततारिस्तान की राजधानी कजान में जो ब्रिक्स का समिट होने जा रहा है, उसी समिट में स्ट्रेटेजिक लोकेशन है मंगोलिया। मंगोलिया पहुंचे हैं व्लादिमीर पुतिन, और व्लादिमीर पुतिन ने उसका भव्य स्वागत हो रहा है और सहमति जाहिर कर दी है मंगोलिया ने कि वो ब्रिक्स समिट में शामिल होने जा रहा है। तुर्की पहले ही एप्लीकेशन डाल चुका है कि उसे ब्रिक्स में शामिल किया जाए। तो इस बार अक्टूबर में जो कजान में समिट होने वाला है, ब्रिक्स में बड़ी घोषणाएं होने की संभावना है, जिसमें एशियन कंट्री, कुछ यूरेशियन कंट्री जो है वो शामिल हो रही है। और एक जो प्रभुत्व था, जो वर्चस्व था अमेरिका का पश्चिमी जगत का, करेंसी ट्रांजिशन और मनी मैनिपुलेशन, इन सब पे से ब्रिक्स का ये जो समिट है मेरे ख्याल से तोड़ने का काम करेगा। और यहाँ जो ब्रिक्स बैंक इन्होंने बनाया है, ब्रिक्स न्यू बैंक, ये आईएमएफ का और वर्ल्ड बैंक का काम करेगा। और ये जो मेंबर्स होंगे उनको बड़ा धन
जो है वो कर्ज और तरह की सुविधाएं जो दी जाती हैं, वो मैं पहले बहुत सारे प्रोग्रामों में बता चुका हूँ। ये सिलसिला बहुत जल्दी शुरू हो जाएगा, जिससे जो तथाकथित यूनाइटेड नेशन है, इसके अंत की घोषणा होगी। आईएमएफ है, जिसके बॉन्ड जो खरीद कर जिनका पैसा जो इसमें जमा होता है, वो लोग हैं जो दुनिया की मैक्सिमम संपत्ति पर अपनी हिस्सेदारी या अपना कब्जा रखते हैं और दुनिया की सरकारों को मजबूर करते हैं कि वो कर्जा लें, फिर टैक्स बढ़ाएं, जनता को लूटे और उनके बैंकों को वापस पहुंचाए। यानी सरकारों को एक तरह से दुनिया में उन्होंने अपना नौकर बनाया हुआ है। तो वो एक सिलसिला टूटने जा रहा है। ऐसा नहीं है कि वो कल के कल टूट जाएगा। हो सकता है कि 2030 तक ये पहुंचते पहुंचते मुकम्मल इसका खात्मा हो, मगर शुरुआत जो कजान में समिट होने जा रहा है वहां हो चुकी होगी। यानी रशिया पर मैं रशिया में भी बातचीत की थी, समझने की कोशिश की थी कि मास्को में क्या हालात है। कुछ नहीं है, सब कुछ नॉर्मल है, मगर फिर भी मास्को तक लंबी दूरी के हमले की प्लानिंग जो है वो अमेरिका चाहता है, जर्मनी चाहता है। अलबत्ता वो कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे ये तो आगे की बात है। इसीलिए वो चाहते हैं कि अब कुछ दिनों के लिए कम से कम इजराइल में और गाजा में युद्ध थोड़े दिनों के लिए विराम हो जाए। इसीलिए वो अंतिम कोशिश के तौर पर बैठे हैं कतर में इस वक्त जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ। बातचीत जारी है, समझौते के ऊपर होता है कि नहीं होता है ये तो हम बाद में बात करेंगे। फिलहाल इसकी अपडेट अभी हमारे पास नहीं है, मुकम्मल नहीं है। अलबत्ता मजबूरी दिखाई देती है कि इजराइल को ये रोकना पड़ेगा कुछ डिस्प्यूट के साथ, जिसे कुछ दिनों के अंदर फिर से शुरू किया जा सके। दोस्तों, रात जिस तरह का आलम इजराइल में था, उसमें सिर्फ बंधकों के मृतकों के परिवार नहीं बल्कि सब शामिल थे। और जो कमांडर इन चीफ इनका जमीन का जो कमांडर है, जमीनी फौज का, आईडीएफ का जो कमांडर है, उसने इस्तीफा दे दिया है कि अब उसके बस की बात नहीं रही है, वो हमले नहीं कर पा रहा है। जो टारगेट नेतन्याहू या फिर बेन-गवीर उनसे अचीव करवाना चाहते हैं, वो अचीव नहीं कर पा रहे हैं। हिजबुल्लाह हमास के हमलों को नहीं रोक रहे हैं। और जिसका दावा किया था इजराइल ने दुनिया के सामने कि उत्तरी गाजा को हमने खाली कराकर क्लियर कर लिया है, खुद उनका अखबार यरूशलेम पोस्ट आज ये सबूत दे रहा है, ये लिख रहा है खबर कि 3000 से ज्यादा लड़ाके फिर से रिक्रूट होकर नॉर्थ गाजा को फिर से उन्होंने अपने कंट्रोल में ले लिया है। यानी जो हमास है वो गाजा के अंदर रिवाइज कर रहा है और आईडीएफ के और इजरायली फौजों के पैर उखड़ चुके हैं। अब इनके पास एक बहाना है कि जनता उनकी उखड़ चुकी है, फेज 7 के लिए युद्ध विराम की कोशिश करेंगे, क्योंकि किसी भी तरीके से नहीं चाहता नेतन्याहू या फिर इजराइल के बनाने वाले लोग के वो दुनिया के सामने इतना कमजोर जो है इजराइल को साबित करे कि इजराइल को घुटने टेकने पड़ गए हैं, समझौते पर मानना पड़ गया है। और ये दबाव अंदर से भी है और बाहर से भी है। और हमास और गाजा में माफ करना हिजबुल्लाह लगातार उन्हें मार रहे हैं, उन पर हमले कर रहे हैं जिन्हें वो झेल नहीं पा रहे। ये सबूत है कि उनका आर्मी चीफ इस्तीफा देकर भाग चुका है। ये अब नेतन्याहू का इस्तीफा मांगा जा रहा है। सवाल ये है कि न नेतन्याहू, अमेरिका, वेस्टर्न जगत पूरा मिलके गाजा जीत पाए हैं, न बंधक छुड़ा पाए हैं, न सिनेवार को जिस पे बड़े बड़े इनाम रखते थे, आज उसी के साथ समझौते के साथ टेबल पर बैठकर बातचीत करने पर घुटने टेक कर मजबूर हैं। ये असलियत है इस वक्त तो गाजा के सिचुएशन की। और जो लोग तमाशबीन हैं वो भी धीरे धीरे अपना पाला बदलेंगे। तुर्की में बड़ी खबर है। तुर्की में एक अमेरिकी सबमरीन पे जो अमेरिकन आए थे उन पर वहां की जनता ने हमला कर दिया और मुश्किलों से उनकी जान बचाई गई है। यानी जो इजराइल का साथ दे रहे हैं लोगों में उनके प्रति भारी नफरत बढ़ती जा रही है। और पूरी दुनिया में इजराइल समर्थकों के लिए, पूरी दुनिया में इजराइल समर्थकों के लिए नफरत धीरे धीरे उरूज पर जा रही है। यानी लोग अपना संयम खो रहे हैं और अचानक सिविलियंस हमला करने पर उतर आए हैं। ये स्थिति इसलिए है क्योंकि वहां जो मर्द बच्चों की और मासूमों की, इन लड़ाई के कुछ सिद्धांत होते हैं, लड़ाई लड़ी जाती है। लड़ाई, हमारे मोदी जी भी गए थे कि यूक्रेन में गए तो जहां पर 5 या 7 बच्चे जो है वो मारे गए थे। अब वो एक डिस्प्यूटेड है कि वो रूस ने की मिसाइल से मरे थे कि अमेरिका की मिसाइल से मरे थे, मगर हमारे प्रधानमंत्री की जो संवेदना है वो उखड़ आई थी और आंसू निकल आए थे कि बच्चों को तो नहीं मारा जाना चाहिए। वहां 5 या 7 बच्चों की बात है, यहाँ 5 लाख बच्चों की बात है। तो बहुत बड़ी ये जो अगर
मतलब हम तो खैर भारतीय बड़े इमोशनल होते हैं, 5 बच्चों पे भी हमारे आंसू आ जाते हैं, मगर जहाँ 50,000 बच्चे मारे जा चुके हैं, वहां कुछ लोग दुनिया में ऐसे भी हैं जो इस पर नजर रखे हुए हैं और उनके दिलों में लगातार नफरत बढ़ रही है। और ये हमला जो तुर्की के अंदर हुआ है, ये हमले अब खुद इजराइल के थिंक टैंक और अमेरिका के थिंक टैंक ये कह रहे हैं कि पूरी दुनिया के अंदर अब इजराइल समर्थक महफूज नहीं है, धीरे धीरे हमले लोगों के इन पर बढ़ते जाएंगे। तो कुल मिलाकर ये सिचुएशन जो हुई है कि ना खुदा ही मिला ना विशाल सनम, यानी अभी तक युद्ध जीत नहीं पाए, युद्ध को शांत करने पर मजबूर हो रहे हैं। और इससे बड़ी खतरनाक इस प्रोग्राम का अंतिम पैरा ये है कि रशिया ने ऐलान कर दिया है कि स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप ईरान के साथ बहुत जल्द 1 या 2 या 4 दिनों में वो साइन कर लेगा, जिसमें ये होगा कि ईरान पर हमला रूस पर हमला समझा जाएगा और रूस पर हमला ईरान पर हमला समझा जाएगा। और इस रणनीतिक पार्टनरशिप स्ट्रेटेजिक डील में बहुत सारी चीजें और शामिल होंगी, जिसके बाद इजराइल ईरान पर हमला करने का मतलब रूस पर हमला होगा। और फिर जो रूसी बेड़े यहाँ पर मौजूद हैं सीरिया में, इधर उधर लीगली ऑफिशियली रूस जो है ईरान के साथ मिलकर ईरान को बचाएगा भी, और माफ करना इजराइल पर हमले डायरेक्ट करेगा भी। तो सिचुएशन बदल चुकी है। और माफ करना, मीडिया में बहुत सारी बातें आप सुनेंगे और आपको याद होगा कि हम जो कहते हैं वो विश्लेषण के साथ कहते हैं, सबूतों के साथ कहते हैं, बिल्कुल ये बात की परवाह किए बगैर कि किसकी भावना आहत होंगी, किसे ये अच्छा लगेगा और किसे बुरा लगेगा, ये मेरा काम नहीं है। जो सच है वो आप तक पहुंचाना मेरा काम है। जो मुझे सच दिखता है या फाइंड आउट होता है, मैं आप तक पहुंचाता हूँ। इस प्रोग्राम में इतना ही। लेट नाइट प्रोग्राम में जरूर रात तक की अपडेट लेकर आपके सामने हाजिर होऊंगा। आपसे मदद की जरूरत यह है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक सच पहुंचाएं, हमें शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा दें, क्योंकि लोग जो कुछ सुन रहे हैं उसमें कितनी सच्चाई है ये आप भी जानते हैं। इजाजत दें। खुदा हाफिज।